ओके। हेलो साथियों, मैं दिशा, मैं आप सबका एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और बहुत भले चंगे होंगे। जैसा कि दिवाली का त्योहार चल रहा है तो सब उम्मीद करती हूँ कि सभी के घर पे बहुत खुशियां आए, लक्ष्मी माता आप सभी के घर पे कहते खुशियां लाए, और हाँ, आप अपनी अगली दिवाली अपनी जॉब के साथ मनाएं। तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे और जानदार और शानदार तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। तो इसी के साथ चलो करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी साथियों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आएंगे और आज के सेशन का फायदा उठाएंगे, और हाँ, इस सेशन से आप अपने टीचर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। तो सभी साथी जल्दी से आएंगे और जल्दी से जुड़ेंगे और अपनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सभी साथी जल्दी आए। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और दिवालियों की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसे कि घर वालों ने लगा रखा होगा भाई दिवाली की तैयारी है ना भाई, तो कोई बात नहीं, चलो बहुत ही पर्व का त्योहारों का दिन है और बहुत ही सबके मन में बहुत ही हर्ष और उल्लास है। सभी के मन में एक उम्मीद होती है, एक बहुत ही जोश होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, सबका घर जगमगाए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी साथियों का एग्जाम्पल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और आपके टीचर बनने के सपने को साकार करने के लिए एग्जाम्पल टीम आपके साथ है। तो चलिए, हाँ जी, तो आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन साझा करनी थी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दिया जाए भाई, अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, जब भी दिवाली का त्योहार आता है तो आपको पता होगा हर किसी साथियों को कोई ना कोई ऑफर मिल रहे होते हैं, है ना। किसी को भाई दिवाली बोनस, कुछ ना कुछ, है ना। तो हमने सोचा भाई एजुकेशन में भी आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इसीलिए एग्जाम्पल लेकर आया है आपके लिए 75% ऑफ किसके, दिवाली के उपलक्ष्य में। तो आप जितने भी कोर्सेज लेंगे एग्जाम्पल कोर्सेज, तो आपको मिलेगा 75% ऑफ। कितना मिलेगा? 75% ऑफ। और आपको क्या करना होगा? दिवाली कोड यूज करना होगा। कोड क्या है? दिवाली 75, बिल्कुल इजी है, DIVALI 75 अप्लाई करते ही आपको मिलेगा 75% ऑफ। जो भी साथी कोर्सेज लेने के लिए वंचित रह चुके हैं या सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये नहीं, मुझे और भी कोई कोर्सेज लेने चाहिए, तो आप सभी साथी दिवाली 75 लेकर 75% ऑफ ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ साझा करनी थी। अब बिना किसी देरी के करते हैं हम क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कल क्वेश्चंस छोड़े थे तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज वापस से। तो चलिए, फर्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो सभी साथी क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए आंसर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, ओके पेन जी, तो ये रे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को प्रभावित करता है? किसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज है जो प्रगतिशील कक्षा को प्रभावित। अब प्रगतिशील कक्षा कौन सी होती है? ऐसी कक्षा जिसमें बच्चा सहज महसूस कर सके और अपनी बात को व्यक्त कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या है। परीक्षाओं के लिए सीखना, मतलब कि अगर बच्चा परीक्षा के लिए सीख रहा है तो क्या ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम है? आप खुद बताइए। नहीं ना, क्योंकि आपको भी पता है परीक्षाओं के लिए सीखना तो एक लिमिटेड टाइम के लिए, आगे की जिंदगी में क्या करेगा? सीखना तो पड़ेगा ना, मतलब खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये नहीं है। नेक्स्ट, अनुभवात्मक अधिगम पर बल, मतलब फोकस ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग, कि बच्चा जो भी चीजें सीख रहा है एक्सपीरियंस करके सीख रहा है, तो एक्सपीरियंस लर्निंग। नेक्स्ट बात करें गैर संदर्भित, मतलब डिकॉन्सेप्चुअलाइज मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे तरीके से, मतलब क्या नहीं करना, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से मतलब कि एक्सप्लेन नहीं करना वो चीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षण केंद्रित शिक्षा कर, मतलब जिसको बोलते हैं टीचर सेंटर पैडागोजी। टीचर सेंटर पैडागोजी क्या होती है? जिसमें मतलब टीचर ओरिएंटेड हो, टीचर ने जो बात की उसी चीज को माना जाए। ओके, तो ऐसा नहीं होगा। प्रगतिशील कक्षा क्या होता है? जिसमें बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे। आपने बच्चों को एक्टिविटी दे दी, फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को एक बोला कि आपको एक डेटा कलेक्ट करना है और उसके बारे में आपको मतलब बताना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। आप क्लास में गए, आप बच्चों को पढ़ाने लगे, आपने बोला कि चलो बच्चों क्या करना है कि आपको डेटा कलेक्ट करके लाना है। किस चीज का? कि आपके एरिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं
शाकाहारी भोजन करते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो नॉन वेज करते हैं, ठीक है। तो उसका आपको क्या बनाना है, एक डेटा बनाना है ना। तो वो चीज में उसमें क्या होगा, बच्चा एक्सपीरियंस करे, एक्सपीरियंस करके सीखेगा कि कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसा करते हैं। या ये क्वेश्चन, अगर ऐसा नहीं तो ये क्वेश्चन हो कि आपके क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, तो वो सब चीजें। इसलिए क्या हो गया, बच्चा जो भी चीज सीखता है किससे सीखता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। तो बी विल बी अ राइट आंसर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, एकदम परम सत्य उत्तर हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने बी उत्तर किया है भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वेरी गुड। और हाँ, एक और बात, ये सब बच्चे लास्ट में मुझको बताएंगे कि उनका कितना स्कोर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत है सही है, सब बच्चे अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं, बिकॉज इससे मुझे भी पता चलता है ना कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे कितनी रेज हो रही है। ओके, तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण, की मतलब प्रश्न का विश्लेषण करना, विश्लेषण समझते हैं ना कि किसी भी चीज को पूरा अच्छे तरीके से विश्लेषण करना, मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग बच्चे में कब आएगी वो बताइए। तो अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं। अपने क्षेत्र में और आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में क्या अंतर कर पाते हैं, कि मतलब कि तो प्राइवेट और एक पब्लिक, उसकी बात की गई है, और वो भी किसकी, स्वास्थ्य सेवाओं की, हेल्थ फैसिलिटीज की बात की गई है। या फिर नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है। जो 1964 अधिकार आया गया है वो किस चीज के लिए आया है। या भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं ये। या विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, खुद सोचिए, अब ये क्वेश्चन कौन से हो गए, विधानसभा में कैसे सदस्य चुने जाते हैं। तो ये संज्ञानात्मक कौशल तो नहीं है, ये क्या है, ये तो आपको पता है, ये संज्ञानात्मक कौशल तो नहीं है। ये क्या चीज है, ये आपको दे रखी है, ये चीज है, ये विधानसभा के सदस्य। ये तो भाई ऐसा क्वेश्चन है कि भाई जो आप थ्योरी बेस्ड है लर्न कर सकते हैं। भारत में कितने राज्य हैं, ये भी थ्योरी बेस्ड है, तो ये दो तो भाई कट ही गए। नेक्स्ट बात करते हैं नागरिक अधिकार अधिनियम। जो नागरिक अधिकार अधिनियम है उसकी बात की जाए तो वो क्या बात करें, नागरिक अधिकार अधिनियम। तो ये भी क्या है, ये कब प्रस्तावित हुआ, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, अपने क्षेत्र में आप किसी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में क्या अंतर कर पाते हैं। अब आप किसी भी चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, तो जब आप देखेंगे कि प्राइवेट में क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, पब्लिक में क्या फैसिलिटीज मिलती है, अब उनको कंपैरिजन करना है, तो उसको बच्चा एनालिसिस कर रहा है ना, उसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सही ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा। तो ए विल बी अ राइट आंसर। तो ए हमारा क्यों राइट आंसर बनेगा, क्योंकि बच्चा इसमें क्या कर रहा है, एनालिसिस कर पा रहा है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, जहाँ पे हम अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहां पे क्यों सुविधा मिल पाती है और सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं मिल पाती, है ना। तो इस चीज की बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सामान्य विद्यालयों में, जितने भी जो सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। यहाँ पे क्या बोला है, सामान्य विद्यालय, एक सामान्य विद्यालय होते हैं और एक कौन से स्पेशल स्कूल होते हैं। सामान्य विद्यालय की बात क्या की गई है, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन, मतलब कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनका समावेशन करने की बात की गई है। और कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। आपको पता है जो डिसेबिलिटी एक्ट आया था 2016, उसके प्रतिकूल बताना है कि कौन सी चीज उसके अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट क्या है, परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय। कोई बच्चा है मतलब कि क्वेश्चन पेपर कर रहा है, उसको थोड़ा अधिक समय दे दिया जाए कि जिससे कि वो अपने क्वेश्चंस को पेपर को पूरा कर दे। या फिर विद्यार्थी की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, कि उससे अगर काम नहीं हो रहा तो एक लिपिक बिठा दिया जाए। आपने देखा होगा कि पहले जब बच्चे थे जो ब्लाइंड बच्चे, उनके लिए एक मतलब टाइपिस्ट बता दिया जाता था, वो टाइप करता है जो बच्चा बोल रहा था, उसकी सुविधा। या दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्स की बाध्यता, बच्चों को बाध्य कर दिया जाए कि आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। या फिर व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, या मतलब जैसी आपको नीड है वैसे आप उस चीज का रिकमेंडेशन कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो बताएं कि 2016 के अकॉर्डिंग कौन सी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी प्रतिकूल है, तो सबसे सही कौन सी है वो बतानी है। तो चलिए बताइए सबसे सही कौन सी है, तो सबसे सही कौन सी है वो बताएं। तो सबसे सही कौन सी, आप खुद बताएं कौन सी हो सकती है।
तो चलिए, तो यहाँ पे क्या, सामान्य विद्यालय में दिव्यांगजन विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रतिकूल है? तो आपको सही बतानी थी कि इंक्लूड विद द रेगुलर स्कूल व्हिच द फ्लोइंग द प्रोविजन अगेंस्ट द राइट ऑफ पर्सन, यहाँ पे अगेंस्ट बताना था, तो यहाँ पे प्रतिकूल नहीं आएगा। यहाँ पे हिंदी में इन्होंने शब्द गलत लिख रहे हैं, अच्छा प्रतिकूल की बात की गई है, सॉरी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि कौन सा उसके विपरीत है, कौन सा उसके विपरीत है। तो विपरीत में क्या बात की गई, परीक्षा पत्र की पूरी करने की तिथि में अगर कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा तो डेफिनेटली उसको समय देकर तो अच्छी काम करें, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर बी में बात करें, विद्यार्थी की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, जैसे मैंने भी सुना हुआ था कि जब किसी बच्चे को, जैसे कोई ब्लाइंड है, अगर वो पेपर नहीं कर पा रहा होता था तो ब्लाइंड को मतलब अगर सब कुछ याद है तो उसके लिए एक लिपिक की सुविधा रख दी जाती थी, लिपिक लिखता रहता था, बच्चा जो बोलता रहता था पेपर हो जाता था। आईएएस के एग्जाम्स में भी ऐसे, सबके एग्जाम्स में भी होता है, अगर आपको पता हो तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं। सी में क्या, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्स की बाध्यता, अगर किसी चीज को बाध्य किया जाएगा, अरे वो तो ऑलरेडी पहले डिसेबल्ड है, उसको बाध्य करेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी, इसलिए कौन सा सही नहीं है, तो वो है सी, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी में क्या, व्यक्तिगत जरूरतों की मतलब जैसे उसकी जरूरत है वैसे उसको मैनेज करना, तो सही ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, तो सही ऑप्शन हमारा बन जाएगा सी बन जाएगा। यहाँ पे प्रतिकूल पूछा गया था, अगेंस्ट पूछा गया था कि कौन सी चीज उसके विपरीत है, ओके, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सी विल बी अ राइट आंसर। विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए सभी साथी, विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई विद्यार्थी है, उनकी जरूरतों को क्या करना है, पूरा करना है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाधा है, इसमें से कौन सी चीज एक बाधा बनेगी, तो क्या चीज बाधा बनेगी, तो सुनिए, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की को समझते हैं। फर्स्ट है, गतिविधियों में कई तरह के संलग्न होना, मतलब कि कोई भी जब एक्टिविटीज होती है उसमें मतलब बहुत तरीके से इंक्लूजन होना, ये या कई तरह की राय अभिव्यक्त करना, मतलब कि बहुत तरीके से, मतलब कि डिसीजन बताना, कि डिसीजन नहीं राय कह सकते हैं, राय मतलब अपनी थॉट्स बताना है, कई तरीके से विद्यार्थियों की नामीकरण की और कर्मीकरण, नामीकरण मतलब बच्चों की लेबलिंग करना, लेबलिंग भाई दिस, ये बच्चा तो क्या है, डफर है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, स्कूल्स में ऐसा होता था ना, जब हम छोटे होते तो शायद तक ऐसा होता था, भाई टीचर में तो क्या करते थे, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, बट एक बात बता रही हूँ कि जब भी क्लास में कोई इंटेलिजेंट होता है या कोई भी डफर, उसको टीचर लेवल कर देते, अरे इसको तो कितना भी कराओ इसको समझ नहीं आएगा, या फिर जब भी मतलब अगर किसी के बच्चे के मार्क्स ज्यादा आते थे बस उसी को नोटबुक्स दे देते, अरे तुम चेक कर, तुम, तो मतलब ऐसी चीजें होती थी। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं रैंकिंग एंड लेबलिंग हो गया, कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द मल्टीपल वेज, या किसी भी सूचना को एक नहीं बहुत सारे तरीकों में करना। तो यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, ध्यान दीजिए, विद्यार्थी की सीखने के विविध जरूरतों को पूरा करने की निम्नलिखित में कौन सा एक बाधा है, बाधा कौन सी होगी, सिंपल सी बात है, जहाँ पे बच्चों को लेबलिंग दे दी जाएगी, बच्चों का अरे तुम डफर हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम सुपर डुपर डफर हो, मतलब कुछ भी, तो जब अगर ऐसे शब्द का उच्चारण किया जाएगा तो बच्चा डेफिनेटली उसका मोरल डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाए तो बच्चा काम नहीं कर पाएगा, तो वो बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए बाधा कौन सी चीज उत्पन्न करेगा, तो हमारा सही ऑप्शन बनेगा सी बनेगा, तो सी विल बी अ राइट आंसर, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो चलिए सभी साथी ना आफ्टर द क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, ओके, तो चलिए वेरी गुड, तो बहुत सही तरीके से सब बच्चे उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? यहाँ पे क्या बात की है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल, संचार कौशल क्या होता है, किसी भी चीज को मतलब डायरेक्टली इफेक्ट द कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं कि कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं होते, मतलब हम कई लोग होते हैं कि भाई सोशली अच्छे नहीं बात कर पाते है ना, और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो वो कौन सी होगी, तो चलिए आपको बताना है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फोरिया या डिस्फेजिया। तो हम इसमें सब करके एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं, जिससे हमारा हर चीज मतलब क्लियर हो जाए कि भाई इसमें किस चीज की बात हो रही है। तो बताना है
तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, कि बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता और अपनी क्षमता को मतलब अच्छे से बता नहीं पाता, है ना। समाविष्ट गुणज विकल्प पे क्या होता है, आपको पता होगा डिस का मतलब ही क्या हो जाता है, डिस का मतलब ही हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं क्या है, एरर है। अब गुणज विकल्प पे क्या हो गया, बच्चे को जोड़ नहीं आता, घटाव नहीं आता, बच्चे को बोला 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो बच्चे कहता नहीं 2 + 2 तो 2 होता है। तो ये सारी चीज क्या आ गई, ये तो गुणज विकल्प हो गया कि बच्चे को, जिसमें बच्चे को काउंटिंग में दिक्कत हो, बच्चा काउंटिंग अच्छे से नहीं कर पाता, तो वो क्या हो गई हमारी गुणज विकल्य विकार। अगर दूसरी बात करें लेखन विकल्य, लेखन विकल्य बच्चा है राइटिंग अच्छी नहीं करता, बच्चे को बोला ए ऐसे लिख रहे हैं, बच्चे ने ये कैसा बना दिया, बच्चे ने बना दिया ए ऐसे, बच्चे को बोला डी ऐसे बनाओ, बच्चे ने डी बना दिया ऐसे बना दिया। आप देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज लिख रहा है, तो वो क्या हो गया बच्चे में, लेखन वैकल्य हो गया। फिर बात आती है उत्साह वैकल्य। उत्साह वैकल्य मतलब जिसमें बच्चे में उत्साह की कमी हो, बच्चे में क्या हो, उत्साह की कमी हो, मतलब बच्चे किसी भी चीज को लेके, मतलब कोई भी अगर हंसी वाला भी मौका तब भी ऐसे बैठा होगा, गम वाला है तब भी ऐसे बैठा होगा, मतलब ऐसे मुंह लटकाया हुआ, मतलब हंसी वाला है तभी मुंह लटकाया हुआ है, दुख है तभी मुंह लटकाया हुआ है, उत्साह की कमी हो, है ना, तो वो क्या उत्साह वैकल्य। और एक आपको पता होगा एडीएचडी होता था, आप सब बच्चे इसको इससे डिनोट कर रहे हो, एडीएचडी कौन सा होता था, जिसमें बच्चा कुछ ज्यादा ही सुपर एक्टिव होता था, वो हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी करता था, तो वो एडीएचडी होता था। यहाँ पे गति समन्वय विकल्प है, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया वो होता है जिसमें बच्चा मतलब अपनी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये कि जिसमें मतलब डिसेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स, डायरेक्टली अफेक्ट, मतलब बच्चा अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको थोड़ा याद आएगा, मेरा हमारे ना जैसे एक चैप्टर था, उसमें एक लड़की थी भोली, मुझे अभी भी याद होगा, क्या पता किसने पढ़ा हो। तो उसमें बच्चा जब वो स्टैमरिंग नहीं करते, जब बच्चा हकलाता है बोलते बोलते, एक बीच में एक सीरियल भी आया था, मुझे एग्जैक्टली उसका नेम नहीं याद, तो उसमें होता था लड़की जब भी कुछ बोलती थी तो उसको पीछे से थपथपाते थे, तो वो क्या है कुछ भी बोलते, जैसे मम मम्मा, लाइक ऐसा बोलना, मतलब शब्द बोल रहे हैं पर शब्द को बोलने में स्टैमरिंग हो रही है। एक इंग्लिश का शब्द आता है स्टैमरिंग, जब बच्चा स्टैमरिंग करता है एक शब्द को बोलने के लिए, वो मतलब हकलाना टाइप्स बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, गति समन्वय वैकल्य है। कौन सा है, डिस्फेजिया है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया है, तो इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी विल बी अ राइट आंसर, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसी और लर्निंग डिसेबिलिटीज करनी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करिए इस मैसेज को कि मैम हमको सारी डिसेबिलिटीज करनी है, तो आपको एक वाइड क्लास मिल जाएगी जिसमें आपको हर टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा। तो हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक बच्चे को क्या है, लेखन वैकल्य। लेखन वैकल्य भाई क्या है, डिसलेक्सिया है, तो इसमें क्या है, इस डिसलेक्सिया में इसको भाई अच्छा समावेशन करना है, तो बच्चे को क्या दिक्कत आएगी, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे, कि बच्चा में क्या करे कि बच्चे लैपटॉप दे दे, मतलब रिकॉर्डिंग हो जाए वो, या मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करे। भाई बच्चे का जो इवैल्यूएशन है उसकी राइटिंग, बच्चे में अब डिसलेक्सिया है, सादे और अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें, कि बच्चा मतलब किस पे लिखे, पेजेस पे लिखे, या सेट फिक्स टाइमलाइन टू फिनिश द गिवन वर्क, या बच्चे में क्या करें कि उस चीज को क्या है परफेक्ट टाइम पे क्या करना है, वो करना है, फिनिश करना है। ओके, लेखन वैकल्य था, मैंने डिसलेक्सिया बोल दिया यार, हमें डिसलेक्सिया नहीं होगा, डिस्ग्राफिया आएगा कि बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है ना, तो लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो क्या है, तो आपको बताना है कि बच्चा क्या करेगा। अब बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है तो इसमें क्या है कि मैं उसको अगर राइटिंग टेस्ट दे दूं कि नहीं तुम्हें लिखना ही लिखना है, बच्चे को तो ऑलरेडी लिखने में दिक्कत आ रही है, तो कहाँ से लिख पाएगा, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। या फिर उसको हम कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य कर दें तो ये भी गलत हो जाएगा। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय, भाई बोल दिया कि 1 घंटे में आपका पेपर खत्म होना चाहिए, जब बच्चे को ऑलरेडी लिखने में दिक्कत है तो वो कैसे पेपर कंप्लीट करेगा, ये तो उसके लिए बाधा बन जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा कि बच्चे को रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग सुने, है ना, फिर अपना काम कर ले, सुन सुनकर काम कर सकता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या बैठेगा, ए बन जाएगा। तो ए विल बी अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे बात की गई है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अब देखो हर कोई, हर किसी न किसी व्यक्ति में क्या है, क्रिएटिविटी तो है ना, आप में है, हम में है ना, हर किसी में है।
हर किसी में होती भी है क्रिएटिविटी। अब ऐसा नहीं है कि सब बच्चे भाई एजुकेशन में अच्छे हों, या सब बच्चे गेमिंग में अच्छे हों, या सब बच्चे डांसिंग में अच्छे हों। भाई किसी का दिमाग किस में चलता है, किसी का दिमाग किस में। अब कईयों बच्चों का दिमाग बातों में बहुत ज्यादा चलता है ना, उनको बातों में कोई नहीं जीत सकता। तो हर किसी की बात अलग अलग है भाई। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सुनते हैं। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, क्रिएटिविटी वाले बच्चे की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। फर्स्ट है, उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल, देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर हायर ऑर्डर, जो उनकी स्किल्स होती है बहुत हाई ऑर्डर होती है। हाँ ठीक है, वे विभिन्न तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो चीजों को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाते हैं। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। भाई ये बात सत्य है? नहीं, ये तो बात गलत है, क्योंकि जो बच्चे क्रिएटिव होगा वो नई नई चीजों को सीखने में कोशिश करता है। आपने देखा होगा जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं, अगर वो अपनी फील्ड में मतलब कि वो क्रिएटिव होते हैं, वो क्रिएटिव क्यों होते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि भैया ये अब ये कोई नई थ्योरी आई है, कोई नई चीज का पता चल रहा है, तो वो डे बाय डे क्या करते हैं, वो मतलब एक हम बोलेंगे 10 बाय 10 के अगर थोड़े से रूम में मतलब फिक्स्ड होते हैं और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव ही तो है, और वे कहीं वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों का साथ आते हैं, तो अच्छी बात है। तो इन सभी ऑप्शन में क्या दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है। वो क्रिएटिविटी दिख किस में नहीं रही, वो सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में क्या बोला है कि जिज्ञासा की कमी। तो जितने भी क्रिएटिव बच्चे होंगे ना, उनमें जिज्ञासा की कमी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी विल बी अ राइट आंसर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। जो माध्यमिक स्तर की कक्षा होती है उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, तो बात करते हैं। फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। क्या करना चाहिए, माध्यमिक स्तर की कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो मतलब मिडिल ग्रेड के क्लासरूम्स होते हैं उसमें टीचर क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। बी, अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले पर केंद्रित करे, या टीचर ऐसे करे भाई जो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा उस पर फोकस करे। या फिर कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करे। बच्चे हैं डाइवर्स जगह से आते हैं, कोई मतलब कि किसी का कोई किस क्षेत्र से आता है, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो मतलब डिफरेंट एरिया से आते हैं, उन बच्चों को देखा करे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना टीचर को तो सबको लेके साथ लेके चलना होगा। फिर है मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीका उपयोग करें। भाई स्टैंडर्डाइज तरीका फॉलो कर लिया कि सब बच्चों को ये करना ही पड़ेगा, तो ये चीज थोड़ी ना संभव है। सबके लिए क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। तो इसलिए डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बी क्या बोले, अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों पे रखें, तो ये भी गलत बात हो जाएगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि माध्यमिक स्तर की कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना चाहिए। बच्चों को जैसी जरूरत है वैसा करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आ रहा है कि वो चीजों को समझने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उन बच्चों की टीचर को हेल्प करनी चाहिए, उन्हें चीजों को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करना चाहिए, समझाना चाहिए, एक नहीं दो नहीं तीन बार, है ना। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के अनुकूल कर रहना चाहिए। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ए विल बी अ राइट आंसर। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और तर्क दे रखा है। अभिकथन क्या चीज है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरण पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन क्या दे रखा है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय टीचर है किसी भी चीज को पढ़ा रही है, समझा रही है, तो क्या है, शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विपरीत उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि भाई अगर किसी भी चीज पे कोई चीज आ गई तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित एनकरेज करना चाहिए, है ना। ये बात सही है। तर्क क्या दे रहा है, गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते, तो ये भी बात सही है। अगर गैर उदाहरण दिए मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से हटके अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो वो चीज उस चीज को आप समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, है ना। तो चीज को उससे रिलेट होना जरूरी है, तो इसलिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है और कौन से गलत। तो चलिए बताएं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, एक बार वापस समझते हैं क्वेश्चन को।
किसी संप्रत्य को बढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तर्क है कि गैर उदाहरण किसी संप्रत्य को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते। मतलब ऐसी बात नहीं, उससे मतलब रिलेट तो नहीं करते, पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गैर उदाहरण, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो सी विल बी अ राइट आंसर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करने में सफल नहीं हो पाए। आपने देखा कि कुछ विद्यार्थी थे अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल नहीं हो पाए, मतलब कि सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। टीचर ने देखा कि उसके बच्चे थे, तो उसके बच्चे मतलब कि जो चीज था उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए टीचर क्या करेगा। बहुत बार टीचर को दिक्कत आ रही है कि बच्चों को सब कुछ कराने के बाद बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो क्या करना चाहिए, उनकी विफलता को अपमानजनक शब्द माने कि देखा कि बच्चे के मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे ने देखा कि उसकी क्लास में मार्क्स हैं, तो टीचर उसको क्या रहे, तेरे से कुछ होगा नहीं, ऐसा करना चाहिए। या इन विद्यार्थियों को निष्कासित करे और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने दे, कि उन्हें मतलब यहाँ से तो निकाल दे और एक स्पेशल स्कूल में भेज दे, ऐसा करना चाहिए। या भविष्य के प्रयासों और उनकी सफलताओं की बहुत कम उम्मीद रखे, या सोचे कि भाई इनके पल्ले थल्ले कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनको जितना भी पढ़ा दो वेस्ट है, ऐसा होना चाहिए। ये इस चीज पे देखिए, विफलताओं को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया में एक भाग के रूप में देखिए। या फिर ऐसे देखिए कि जो हमें विफलता हुई है उनको स्वीकार करे और उनसे सीखे। ये चीज होती है ना, विफलताओं को स्वीकार करो और उठो और आगे बढ़ो, है ना। तो टीचर को भी ऐसा करना चाहिए। बच्चों में अगर किसी भी चीज की विफलता हुई है तो उस चीज को देखे, समझे, उसे स्वीकार करे और उसमें प्रोडक्टिवली चेंजेस लाए कि ऐसे करने से बच्चा मतलब और अच्छा कर सकता है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के घोषणात्मक ज्ञान का आंकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। क्या चीज है कि एक टीचर है जो विद्यार्थियों को घोषणात्मक ज्ञान का आंकलन करना चाहती है। घोषणात्मक मतलब डिक्लेरेटिव नॉलेज देती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न इस उद्देश्य में उपयुक्त है। अब ध्यान से सुनिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी घोषणात्मक ज्ञान का आंकलन करना चाहती है। डिक्लेरेटिव मतलब बच्चा किस चीज को कितना अच्छे से बता पाता है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, एक केक कैसे तैयार किया जाता है। अब बच्चा सोचे कि टीचर चाहती है कि बच्चा उसको थ्योरी में ना लिख के बोलकर बताए, एक केक कैसे तैयार किया जाता है ये। फिर है उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें, ये क्वेश्चन है। सी, आयतन की गणना का सूत्र। सिंपल सी बात है भाई, आयतन की गणना का सूत्र है वो तो क्वेश्चन बुक में से देखकर बता सकते हैं। सी है गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया। गेहूं को रोपण करने के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया, भी गेहूं को अच्छा कल्टीवेट करना है ना, उपजाऊ बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपको बताना है कि शिक्षक अपने घोषणा ज्ञान चाहते हो में कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, कि बच्चा क्या करे, डिक्लेरेटिव नॉलेज हो। डिक्लेरेटिव नॉलेज तो बताएं क्या होगा। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज पता है कौन सी होती है, पहले तो आपको ये बताते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी चीजें हैं बाकी वाले में क्या प्रोसेस है। डिक्लेरेटिव नॉलेज वो हो गई जिसमें मतलब बच्चा को कुछ भी ज्यादा नहीं लगाना, उसमें बच्चा क्या कर सकता है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज जो बच्चे को ऑलरेडी मतलब सिखाई गई है वैसे की वैसे कॉपी कर दे। अब एक केक कैसे तैयार किया जाता है, इसमें प्रोसेस है। उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल कैसे, ये भी एक प्रोसेस की है। गेहूं का रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हो, ये भी एक प्रोसेस वाली है। बट आयतन की गणना का सूत्र क्या है, ये तो बुकिश है, तो ये क्या होगा, ये हो गया डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो ऑलरेडी क्या हो, जो ऑलरेडी मतलब कि हो, जिसमें बच्चों को मतलब कि ध्यान हो, है ना। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी होगा। तो सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की अधिसंज्ञानात्मक विकास का सुसाध्य करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। अब यहाँ पे नहीं होगा बोला है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास, अधिसंज्ञानात्मक जिसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, जिसमें व्यक्ति खुद के बारे में चिंतन करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। तो फर्स्ट है मूल्यांकन करना, सब मूल्यांकन, खुद का खुद मूल्यांकन करना। प्रबोधन क्या होता है, मॉनिटरिंग करना, किसी भी चीज को अच्छे से देखना। फिर है सी है योजना बनाना, और डी है रटकर याद रखना। तो सिंपल सी बात है, मेटाकॉग्निशन चिंतन आप खुद के बारे में कब
सेल्फ कब सोचोगे? जब आप चिंतन कर रहे हो तब भी अच्छी बात है, मूल्यांकन कर रहे हो तब भी आप खुद के मॉनिटरिंग कर रहे हो तब भी आप खुद के बारे में कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो तब भी खुद। बट जब आप रट कर याद कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें तो आपने जैसे देखा वैसा वैसा रट्टा मार के लिख दिया। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं होगा तो मेटाकॉग्निशन तो इन तीनों में हो ही रहा है, किसमें नहीं हो रहा? तो वो डी में नहीं हो रहा। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी विल बी अ राइट आंसर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्देशित की करता है? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात की गई है। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो कंसीडर लर्निंग है, उसको किस रूप में कंसीडर किया जाता है? फर्स्ट है अव्यवस्थित और एक तरफा, स्वभाव, वाहन और पथक, या पारस्परिक और सक्रिय, या डी निष्क्रिय और निर्भर। जो भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो किस तरीके, मतलब डिसऑर्गेनाइज एंड यूनिलेटरल है, क्रिटिक एंड डिस्कनेक्टेड है, इंटरेक्टिव एंड एक्टिव है, पैसिव एंड डिपेंडेंट है। तो आपको बताना है संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्टित किया जाता है। तो चलिए बताएं सभी साथी जल्दी से। तो सभी साथी बताएं कि जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है अधिगम की वो किस प्रकार से उसको बताया जाता है। तो जो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बहुत एक्टिवली करना, है ना। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है? किसी भी चीज को बहुत एक्टिवली करना, बहुत अच्छे तरीके से करना। यहाँ पे क्या है कि एक तरफा है, एक तरफा मतलब कि अव्यवस्थित है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं होगी। नेक्स्ट है स्वभाव, वाहन और पृथक, मतलब कि एक चीज से अलग अलग है, एक चीज मतलब किसी से रिलेट ही नहीं हो रही, तो वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट है निष्क्रिय और डिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है कि जो मतलब कि आप जिसमें एक्टिव हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद से खुद निर्भर हो, तो वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। इसलिए क्या है? पारस्परिक और सक्रिय। इसलिए सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। तो सी विल बी अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है? क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स लाइक टू हिंडर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम अमंग द स्टूडेंट, कि बच्चा जब किसी भी चीज को सॉल्व करता है तो वो चीज उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे को हाई ऑर्डर चीज को सॉल्व करते हुए बाधा डालती है? फर्स्ट, समस्या को समझाने के लिए स्कीमा संरचना सक्रिय करना, भाई किसी भी चीज को समझाने के लिए स्कीमा बनाना। स्कीमा समझते हो ना, आपके पास कोई भी किसी भी चीज की नॉलेज आपके माइंड में है ना, वो चीज करना। या सामान्य के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, सामान्य ने समस्या के बारे में, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ गई उसके लिए मतलब कि जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, देखना कि भाई कहाँ पे दिक्कत है, ये तो सही बात है। किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्देशित तरीके से अटक जाना, मतलब किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए अटक जाना वो, या समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना, ये देखना कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुई, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हमें क्या पता है कि कौन सी चीज बाधा डालती है, तो बाधा कौन सी डालेगी, खुद सोचिए। समस्या को समझने के लिए स्कीमा को संरचना को सक्रिय करना। अब किसी भी चीज के लिए आपके पास स्कीमा बना हुआ है तो डेफिनेटली कि आप उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। स्कीमा बना हुआ है, आपने देखा आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपके माइंड में वो चीज ऑलरेडी बनी हुई है। स्कीमा समझते हो ना, किसी भी चीज की नॉलेज आपके लिए आपके पास ऑलरेडी है। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, आपने उससे पहले आपके माइंड में था कि अरे अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूंगा, तो वो हो गया स्कीमा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कौन सी है? तो नेगेटिव हमारी सी है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। तो सी विल बी अ राइट आंसर। तो सी हमारा क्या बन जाएगा? एकदम राइट। किसी भी समस्या को प्रस्तुत करने में एक निर्देशित तरीके से अटक जाना, है ना। तो वो अगर आप अटक जाओगे तो वो तो बाधा ही है अपने आप में। अगर आप किसी भी काम में अटक जाओगे तो वो क्या बाधा ही है। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी विल बी अ राइट आंसर। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि सभी साथी बहुत सही कर रहे होंगे, है ना। तो वो थोड़ा जोश दिखाइए, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संज्ञानात्मक विकास में समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? मतलब जो भी संज्ञानात्मक विकास की समकालीन दृष्टिकोण को भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं वो बताएं। पूरी तरह से महत्वपूर्ण और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाधा डालना। आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनमें पाए जाने वाले उच्च क्रम अधिसंज्ञानात्मक कौशल या सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभव में निहित है, या तंत्रिका संबंधी कमी,
पठन वैकल्य पहचान करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे लगता है, मुझे भी नहीं आया, नो प्रॉब्लम। संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण और भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं, मतलब कि जो भी बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शंस होते हैं, किसी प्रति मतलब की भ्रांति होती है, उसको किस रूप से देखा जाता है। आम तो पूरी तरह से महत्वहीन, ये समझा जाता है अरे मिसकंसेप्शन, अगर बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो, कहता है अरे नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा होता है नहीं, ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर बच्चे के पास अगर आप बच्चे को कोई पैसेज पढ़ा रहे हैं, उसे कोई डाउट आ गया तो आप उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, गलत बात। फिर आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम में अधिसंज्ञानात्मक कौशल है, या फिर सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष में पिछले अनुभव में निहित है, या तांत्रिक संबंधी कमी और पठन वैकल्य पहचान लक्षण। तो बताएं कि बच्चे को अगर कोई मिसकंसेप्शन हो गया तो उसको क्या करेंगे, तो चलिए बताएं सभी साथी। तो क्या करेंगे, आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट है सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभव से निहित है। तो मिसकंसेप्शन कहाँ पे आता है, जब बच्चा मतलब कि अपनी समझ से कोई चीज करता है ना, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई विकल्य नहीं है, अगर बच्चे को मिसकंसेप्शन आता है तो वो कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कुछ व्यक्ति सोचेंगे कि भाई नहीं ये तो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर नहीं है। चलिए, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रदर्शन परिहार, स्टूडेंट विद द परफॉर्मेंस, ऐसे स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। अवॉइडेंस द गोल्स फोकस ऑन, वो प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है, किस चीज पर फोकस रहता है। गतिविधि का आनंद, मतलब कि जो बच्चे, सिंपल सी बात है, आप खुद भी सोचिए। अब कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं कि भाई हमें परफॉर्म करना है, हमें अच्छा परफॉर्म करना है, तो उनका किस चीज पे ध्यान रहेगा, गतिविधि का आनंद, मतलब कि जो प्रोसेस चल रही है उसका आनंद लेने में रहेगा, या असफल होने का डर रहेगा, या सफलता की आशा होगी, या गर्व की भावना होगी, या बच्चा अपने ऊपर गर्व महसूस करेगा, अरे नहीं मैंने तो बहुत अच्छा किया है। तो उसमें से क्या चीज होगी, खुद सोचिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप भी कभी भी मतलब कि परफॉर्मेंस के ऊपर देख रहे हैं तो बच्चे में क्या होगा, असफलता का डर होगा। बच्चा सोचेगा कि बस मैं असफल ना हूं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो डरेगा ना, तो इसलिए क्या होगा, असफलता होने का डर। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को सफलता विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयास में वृद्धि कर पाएगा। तो कौन सी चीज वृद्धि कर पाएगा, भारी गैर नियंत्रित, भारी स्थिर, आंतरिक स्थिर, या आंतरिक नियंत्रित नियम। चलिए, एक बार मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया, बट जो आपका ये क्वेश्चन रहेगा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो चलिए, सभी साथी अपना एक तो स्कोर कार्ड बताइए कि भाई कितना स्कोर हो गया, जो भी आपने अभी क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं। और इसी के साथ आप सभी साथी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, अपनी फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से इंजॉय करें, बहुत अच्छे से। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक्सक्यूज, इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, ऑफ करना फिर। उसमें दिखा रहा है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ। अच्छा, मैंने कहा इतनी देर बोली।